कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट अब पूरे रूप से एक राजनीतिक प्रोटेस्ट हो चुकी है, जिसका एक क्लियर एम है देश के अंदर मोदी हटाओ। बट सबसे बड़ा टेस्ट के एक्चुअली सपोर्ट है कितना। इंस्टाग्राम पे रील इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि बहुत गंदी फिल्दी अब्यूजेस दी जा रही हैं, या उस तरह की कूल डिपिक्शन की जा रही है, या फिर एक्चुअली जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो टेस्ट आना है देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजने वाले, देश की सबसे बड़ी असेंबली उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव की स्टेटमेंट्स आई हैं, राकेश टिकैत की तो ये तक आ गई थी स्टेटमेंट कि हंगर स्ट्राइक से काम नहीं होगा, लठ चलाने से काम होगा। और वहां पे पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली में बहुत दुखद सीन्स आ रहे हैं जहां पे पुलिस बुरी तरह पीटी जा रही है। आरएएफ के ऊपर भी हमला हुआ है, लेडी के ऊपर हुआ, एक एसीपी के ऊपर हुआ, सबने वो इमेजेस देख ली हैं। बट अब सेंटर ऑफ अटेंशन शिफ्ट करेगा यूपी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुल के डिक्लेयर कर रही है कि हम यूपी के अंदर प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। ना सिर्फ वो, आपको पता है, उसके साथ चंद्रशेखर भी शुरू हो गए हैं कि मैं यूपी में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा हूं। तो असल शक्ति प्रदर्शन यूपी में हो रहा है। और अब इस प्रोटेस्ट को किस तरह यूपी में डील किया जाएगा, वहां पे क्या विषय है, वहां की क्या राजनीति है, देश के बारे में बात करते करते यूपी को डिस्कस करने के लिए शांतनु गुप्ता जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं हो सकता, जो नस नस जानते हैं यूपी की, इतनी किताबें लिख चुके हैं और आप उनसे भली भांति परिचित हैं, नेशनल टीवी पे भी और मेरे चैनल पे भी। तो सीधा ही शुरू करते हैं शांतनु जी। अब यूपी इज द बैटल ग्राउंड, फोकल पॉइंट, कोई टेस्ट तो चुनाव में वहीं पे होना है। मेरे ख्याल से केवल यूपी नहीं, सबने अपनी अपनी बैटल ग्राउंड्स ईश्वरन चुन ली है ना। तो केजरीवाल के लिए वो पंजाब हो जाएगी, अखिलेश यादव के लिए वो यूपी हो जाएगी, और राहुल गांधी के लिए जो भी जगह उनकी बचेगी हो जाएगी। देखिए, आप देखिए पिछले जितने भी लोकसभा के सत्र हैं, कम से कम मैं 10-12 सत्रों से पहले कह सकता हूँ, सत्र के 1 महीना पहले एक मुद्दा की डिस्कवरी शुरू होती है। वो कभी हिंडनबर्ग होता है, कभी वो पेगासस हो जाता है, कभी वो एसआईआर हो जाता है, और 6 महीने बाद वो मुद्दा फुस हो जाता है। जो मुद्दे का टॉर्च बियरर है वही मुद्दे को छोड़ देता है। अब वो मुद्दा सॉल्व भी हो जाता है, जैसे हिंडनबर्ग तो अमेरिका से ही सॉल्व हो गया। पेगासस के लिए जब मोबाइल मांगा गया सुप्रीम कोर्ट में, राहुल गांधी का, उन्होंने दिया नहीं। एसआईआर से खुद ही चुनाव लड़के आते हैं, जब देखा एसआईआर से केरला में तो चुनाव जीत गए, तमिलनाडु में कोई और जीत गया, तो मुद्दा अपने आप फिज डाउन हो जाता है। 1 महीने से मैं देख रहा था। अब और पहली बात ये, दूसरी बात, मेरे ख्याल से जो 3 बड़े भाजपा के पॉलिटिकल अपोनेंट बचे हैं, वो मैं 3 ही बचे। कौन कौन बचे हैं? अखिलेश यादव, केजरीवाल और राहुल गांधी। बाकी सब, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे डीएमके हो, सब फिजल आउट हो चुके हैं। पॉलिटिकल पावर विक्ट्री से आती है, विक्ट्री नहीं होगी तो आप कोई भी नहीं है पॉलिटिक्स में। ये तीनों पिछले 1 महीने से मुद्दे की तलाश में है, ठीक है, जिससे ये लाइमलाइट में बन रहे। राम मंदिर का मुद्दा मिला उनको, अखिलेश यादव खूब कूदे, एक मतलब 15 दिन के लिए उनसे बड़ा राम भक्त मैंने नहीं देखा उन्होंने। वो सब भूल गए उनके पिताजी ने क्या करा, उनके चाचा ने क्या कहा, वीडियो भी निकल निकल के आई, बल्कि वो अपने पीडीए की लाइन से हट के, अपनी पिछड़ा दलित की लाइन से हट के राम भगवान की लाइन पे आ गए। और वहां पे उनका राम भगवान की लाइन पर अगर आएंगे तो उनका सामना किससे? योगी आदित्यनाथ से। वो मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ सॉल्व कर दिया, एफआईआर हुई, वो मुद्दा चला गया। फिर एथेनॉल का मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ने की कोशिश करी, वो स्टिकी नहीं हुआ। वो तो उसमें तो मारुति, टोयोटा सबने आके बता दिया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो 2-2 साल से टेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों गाड़ियां हमारे पास आ चुकी हैं। फिर ये नीट का मुद्दा आया तो ये लोग सब टेस्ट कर रहे थे। आपने पता, सबको पता है वो आम आदमी पार्टी की क्रिएशन है, उसमें मतलब कोई कोई आपको कोई कनेक्शन डॉट मिलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बिल्कुल एविडेंट है। लेकिन विजिबल है, ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस है, मतलब उसमें कुछ मुझे ऐसा नहीं कि ये उसके पास था, मुझे कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। बाकी पार्टियां उससे डिस्टेंस बना के रखी हुई थी, मेरे ख्याल से 2 कारण से। एक तो इस वजह से कि पता नहीं सफल हो ना हो, अनसफल आंदोलन के साथ हम कैसे अटैच हो। दूसरा, इनके सबके क्लोजेट्स में स्केलेटन्स हैं, और बड़े बड़े स्केलेटन्स हैं। अखिलेश यादव, पहले पहले अखिलेश यादव से शुरू करते हैं। भारत देश का किसी राज्य का चीटिंग के विरुद्ध, नकल के विरुद्ध सबसे बड़ा कानून को लाया तो कल्याण सिंह जी लाए। फिर वो बाबरी ढांचे गिरने के बाद उनकी सरकार चली गई, फिर चुनाव पे गई सारी पार्टियां। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव में घोषित कहा कि हम आते ही इस कानून को हटा देंगे, मतलब चीटिंग के विरोध वाले कानून को हटा देंगे। और वो सच में आ भी गए। वो आपने सुना होगा, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस वाली दौर में सरकार आई उनकी, और वो बन गया। उन्होंने सबसे पहले आते ही 1 हफ्ते में चीटिंग के विरोध का कानून हटा दिया, मतलब आप चीटिंग कर सकते हैं खुली, और वो चीटिंग का कानून हटा रहा। फिर जब कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह दोबारा आए तो दोनों ने फिर वो कानून लेके आया। फिर मुलायम फिर आए 2002-3 में, फिर हटा दिया। मतलब चीटिंग के विरुद्ध कानून हटाना एक ऑलमोस्ट स्टेटेड पॉलिसी बन गई। जैसे
भाजपा के आपको हर मैनिफेस्टो में दिखेगा कि राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर हमारी आस्था है। इनके इनके मैनिफेस्टो में आपको दिखेगा हम चीटिंग के विरुद्ध जो भी कानून है हटा देंगे। वो हटा रहा अखिलेश आए, अखिलेश ने वो कानून वापस लाया, फिर वो 2017 में योगी आदित्यनाथ ने लाया। तो उनको पता था कि भाई हमारे तो क्लोजेट में ये खतरनाक है, हमने तो चीटिंग को ओपनली सपोर्ट करा। अखिलेश यादव का ओपन वीडियो है इश्करण भाई, जब वो सीएम है, मन से कह रहे हैं एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी बहुत चीटिंग कौन नहीं कर लेता। मन से कह रहे हैं, सामने युवा खड़े हैं, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं चीटिंग को। तो मगर उनको पता था ये वीडियो वायरल हो जाएंगे। आजकल के सोशल मीडिया एज में गोइंग बैक इज वेरी इजी। ठीक है। राहुल गांधी क्या क्या करते, अब वीडियो भी बाहर आ गए। 17 पेपर बार बार बैक टू बैक राजस्थान में लीक हुए। रीट रीट जिसको कहते हैं, राजस्थान का जो बड़ा पेपर है, बार बार लीक हुए। ये कि प्रियंका गांधी को मन से कहना पड़ा अशोक गहलोत के होते हुए, इतने पेपर लीक हुए हैं, बार बार ये पेपर लीक होते हैं, बड़ी समस्या है, इसका हम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब ये देश में हर जगह समस्या है। वो भाजपा के शासन में भी सबको पता था, लेकिन हम अटैच कैसे होंगे इस टॉपिक से, लोग हमारे वीडियो लेके आएंगे। लेकिन जब इन्हें लगा कि अब तो सोनम वांगचुक का जब फास्ट बढ़ने लगा कि अब तो ये पॉपुलर हो रहा है इसको, तो धीरे से अखिलेश यादव खुद नहीं है, उन्होंने अपनी पत्नी को भेज दी। वो रोज मदर टेरेसा की तरह वहां आने लगी और लोगों किसी को हवा कर रही है, थोड़ा उन्होंने एक फोटो अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करी। आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे आने लगी, आतिशी को भेजा उन्होंने, एक आध अपने नेताओं को भेजा। अब आखिरी दिन क्या हुआ, जब थोड़ा और बड़ा हो गया, तो कांग्रेस लोग अब क्या करेंगे, वहां जाएंगे तो ऐसा लगेगा उनका वाला है। राहुल गांधी उठ के पहुंच गए पीएम के घर के आगे कि हम भी क्रेडिट लें। इस पे आम आदमी पार्टी उसको गाली देने लगी, नहीं नहीं आप तो आंदोलन को खराब कर रहे हैं। तो देखिए, मतलब मुद्दे के पीछे आप मतलब बंदर बांट देख रहे हैं कि मुद्दा, अरे मोई तो मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा चला गया, इथेनॉल चला गया, एक मुद्दा था वो भी हाथ से जा रहा है। सबकी जो बंदर बांट थी, अगर आपने एक आखिरी बात कहूंगा, आपने जब पार्लियामेंट में अध्यक्ष ने वेणुगोपाल जी को टाइम दिया कि आप बोल दीजिए इस मुद्दे पर, और उसके बाद रिजिजू जी ने रिप्लाई करा, अखिलेश यादव ऐसे खड़े हो गए, अरे ये हमारा भी मुद्दा है, हमारा भी मुद्दा है, हमारा मतलब मुद्दे की जो ऐसी छीन हो रही थी, उससे सबको पता लग गया किसी को एक आयोटा की चिंता नहीं है कि नीट का बच्चा क्या करेगा। और रीनीट हो भी गया, उनके रिजल्ट भी आ गए, वो अपनी काउंसलिंग करके अपने अपने कॉलेज जाने, बच्चे जो एक 1.25 लाख टीचर तैयार हो गई। तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये मुद्दा छीनने का मौका है और ये मुद्दा भी पास हो जाएगा। अब ये लोग फिर नया मुद्दा लेके आए। शांतनु भाई, पर इसमें मैं एक चीज जोड़, जैसे आपने बोला ना अखिलेश की वीडियोस वायरल हुई, तो कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे, सलमान खान पहले दिन एक ट्वीट करते हैं, दूसरे दिन दूसरा ट्वीट करते हैं, तो उनकी भी वीडियो वायरल हो गई कपिल शर्मा शो की, जहां पे वो हंस के कह रहे हैं गणेश हमारे घर में आता था, मैं खुद चीट कर बिल्कुल मेरे सारे बच्चों को असरा। बट जो आप यूपी पे बोल रहे हैं वो जरूरी है, क्योंकि जब लोग कहते हैं क्यों मुलायम सिंह यादव ने वो एंटी कॉपीराइटिंग कॉपिंग एक्ट को रिपील किया और बार बार किया, कॉपिंग कौन करता है ये भी लोगों को पता होना चाहिए। कॉपिंग वो कर पाता है या तो जिसके पास पैसे हों स्टाफ को खरीद पाने के, या जिसके पास राजनीतिक जाति जो बेस्ड पार्टीज है उसका संरक्षण हो, तभी आप कर पाते हैं। कॉपिंग इज नॉट कि आप या एक साधारण बच्चा कर पाएगा, नहीं तो फिर कॉपिंग का फायदा ही नहीं रहा। आपने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी ये बात पता करी। होना तो चाहिए कॉपिंग के पीछे कौन होता है। नहीं, आपने बहुत ये आपने बहुत बड़ी बात करी। अगर आप मुझे 2-3 मिनट देंगे तो मैं बताऊंगा आपके दर्शकों को। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ दोबारा आए तो उन्होंने फिर से वो लॉ लिया है, कल्याण सिंह वाला, राजनाथ सिंह का, और सख्ती से लिया है। और उस समय आपको याद होगा दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री भी थे, वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। तो मैं अपनी किताब लिख रहा था तो मेरा उनके साथ बैठना हुआ, तो उन्होंने बताया कि चीटिंग किस किस लेवल पे होती है। 4 तरह की चीटिंग होती है, उसके मेथड्स होते हैं और उसके लिए सरकार ने क्या क्या करा। मैं तो सुन के चकरा गया कि किस किस तरह से टेक्निकल तरह से चीटिंग होती है। पहला तरीका होता है सॉल्वर मेथड। सॉल्वर मेथड मतलब इश्करण भंडारी का एग्जाम है, लेकिन इश्करण भंडारी की जगह कोई और चला गया, छोटे से आईडी कार्ड में दिखता तो कुछ है नहीं, उसी तरह का फोटो बना दिया उसी व्यक्ति का, चश्मा वश्मा लगा के आपकी तरह दिखने वाला, मोटा मोटा लगा के वो अंदर चला गया। और दूसरा आदमी जो सच में मेधावी बच्चा है, जिसको वो विषय आता है, तो सॉल्वर अवेलेबल होते थे जो पैसे लेके 50,000 लाख 2 लाख रुपए लेके टेस्ट लिखते थे। सॉल्वर मेथड। इसके लिए क्या करा, जैसे ही मोदी सरकार आई हर जगह उन्होंने थंबनेल शुरू कर दिया। थंबनेल क्यों हो पाया, क्योंकि हमारे पास आधार सीडिंग हो चुकी है 99% लोगों की, इसलिए हो पाया। तो ये वाला मेथड चला गया। दूसरा होता था मास चीटिंग बाय द सेंटर इटसेल्फ। सेंटर खरीद लिया जाता था और सेंटर, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग सीधे सीधे इन्वॉल्व थे, मतलब उनके नाम आते थे, बाद में वो पकड़े गए। तो क्या करा गया, सेंटर की नॉर्म्स बनाई गई, उसकी इतनी बड़ी बाउंड्री हो, इस तरह की बाउंड्री हो, इतनी हाइट की बाउंड्री हो, उसका गेट ऐसा हो, उसमें सीसीटीवी कैमरा हो, उसमें कितनी दूर पे नल हो, कितनी दूर में टॉयलेट हो, टॉयलेट खुले हो, क्योंकि बच्चे करते थे सारी सारी गड़बड़े। वो सेंटर, तो बहुत सारे सेंटर ही आधे हो गए, जो पहले लिस्ट हुआ करते थे सेंटर्स, वो सेंटर आधे हो गए। ठीक है, ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड तो बहुत ही क्रूअल है। ये मेथड क्या है, जो अच्छा बच्चा है उसकी कॉपी के पन्ने फाड़ के दूसरी कॉपी में चिपका देते, जिससे पैसे लिए। अब सोचिए वो तो अच्छा बच्चा है, जो मेधावी बच्चा है, उसके लिए कितना क्रूअल है ये मेथड। मतलब जो आप में
100 में से 80 का लिख के आया, उसके आपने 4 पन्ने फाड़ दिए, उसके तो 20 मार्क्स का आपने मान फाड़ दिया, इसको पासिंग मार्क्स दे दिए। तो क्या करा, हर कॉपी के हर पन्ने की कोडिंग करी गई, जिससे कॉपी का पन्ना अलग होके पहचाना जा सके। जैसे पासपोर्ट में देखा होगा, हर पन्ने में एक एम्बॉसिंग होती है, आपका पासपोर्ट नंबर हर पेज पे लिखा होता है। जो चौथा मेथड था वो था पेपर लीक। ये सारे जो मेथड पहले मैंने बताए चीटिंग के मेथड, ये सारे इन सेंटर मेथड। मैंने सेंटर के अंदर गलत आदमी भेज दिया, मैंने सेंटर के अंदर मास चीटिंग करा दी, मैंने सेंटर के अंदर कॉपी बदल दी, है ना। लेकिन पेपर लीक तो सेंटर के बाहर हो जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक की अगर आप श्रृंखला देखें तो पेपर लीक में 4 या 5 लोग इन्वॉल्व हैं। एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो पेपर को सेट करते हैं, है ना। जो कोई बायोलॉजी का पेपर सेट करता है, कोई फिजिक्स का पेपर सेट करता है, कोई एप्टीट्यूड का पेपर सेट करता है, तो उसके तो दिमाग में पेपर है, उसको तो पेपर की जरूरत भी नहीं है, उसने तो कहीं सोच के लिखा होगा, उसकी तो कॉपी में भी लिखा होगा। तो सबसे पहला जो कड़ी है सेटर। आपको पता है जो नीट 2026 है वो सेटर ने लीक करा। सारे सेटर हैं, जो मतलब सारे प्रोफेसर हैं, वो लीक करा, जो बहुत ही दुख की बात है कि शिक्षाविदों ने पेपर लीक कर दिया पैसे के लालच में, है ना। सेटर से निकला, सेटर के निकल के कहाँ जाएगा, वो टाइप सेटर के पास जाएगा। कोई उसे टाइप करेगा ना, पूरा बनाएगा उसको अच्छे से, उसका 1 2 3 4 ढंग से बनाएगा, उसकी ओमार शीट बनाएगा। तो एक और दूसरी कड़ी हो गई। फिर वो कहाँ जाएगा, प्रिंट होगा, वो फिजिकल पेपर है, प्रिंट होगा। अगर सेंट्रलाइज प्रिंट होगा तो एक ही जगह में आप पुलिसिंग कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रलाइज प्रिंट होगा तो आपको एक ही जगह से, मान लिया दिल्ली में प्रिंट हुआ, तो दिल्ली से आपको तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा से लेकर कश्मीर सब जगह भेजना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ फायदा क्या होगा, सेंट्रलाइज प्रिंटिंग में आप एक जगह को चौकसी रख सकते हैं, आप वहीं पे पुलिस बैठा दें। लेकिन आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी सारा ट्रांसपोर्ट होगा, एक ड्राइवर होगा, एक क्लीनर होगा, एक आदमी जाएगा उसके साथ, और वो कहीं पे जाके छोड़ेगा। पेपर सुबह सुबह तो पहुंचता नहीं, एक रात पहले पहुंचेगा, वहां पे स्टोर रूम में गार्ड होगा। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कितने सारे लोग हैं जो पेपर को लीक कर सकते हैं। करना क्या है इनको, बस फोटो खींच के भेजनी है, कुछ और नहीं करना। वो सील्ड बंद है, उसके सब तरीके भी हैं, सील्ड बंद है, लेकिन उसके तरीके लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। तो मेरा तो मानना है जो भी पेपर आज तक प्रिंट हुआ होगा उसके लीक होने की बहुत ज्यादा संभावना है। नीट के लीक होने की सबसे ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि नीट भारत का सबसे बड़ा पेपर है, 22 लाख लोग देते हैं, और वो उसे कहते हैं सिंगल पेपर, मतलब वन एंड डन। जैसे मैं आपको जैसे आपसे क्विज करता हूँ कि यूपीएससी और आईआईटी जेई के एग्जाम की लीक होने की प्रोबेबिलिटी कम है, नीट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बताएं क्यों? क्योंकि वो डबल स्टेज पेपर है। मान लिया मैंने किसी माफिया को पकड़ लिया जिसने मुझे पहला पेपर दे दिया आईटी मेन का, अब मुझे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एडवांस का भी दे पाएगा वो पेपर? एडवांस का पेपर तो कहीं और से आएगा, कहीं और बनेगा। तो मैं 10 लाख रुपए कैसे दे दूं उसको? मुझे एडवांस का, और मैं बुद्धू बच्चा हूँ, मुझे तो मेन लिखना ही नहीं आता, तो मुझे जब मैं मेन से लिख पाया तो एडवांस क्या लिखूंगा? यूपीएससी में पहले प्रीलिम होगा, फिर मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा, क्या क्या लीक करवा लोगे? नीट में सिंगल पेपर और डन, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो इसलिए पेपर तो लीक होना। पर फिर तो शांतनु ये रिफॉर्म भी तो नहीं, पर इस पे अगर आप जनरल बच्चों की बात करो तो ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना कि आप इसको, क्योंकि वी आर आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है। आपको हमें एग्जाम दिए हुए बहुत देर होगी, राइट। और मैंने तो फ्रैंक कभी लॉ का ही दिया था। तो आप ये मल्टीपल स्टेज कीजिए, आप जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है उसको टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, पर ये जिम्मेवारी तो सरकार की, इट कैन नॉट बी सेड कि बिल्कुल सरकार की। लेकिन मैं कह रहा था कि मेरा मन था कि टीवी की डिबेट पे, सीजेपी के मंच पे ये सब बातें हों कि लीक कैसे पेपर रोका जाए। अब देखिए जो दिपके हैं, अभिजीत दिपके हैं, वो तो विदेश से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, वहां कैसे पेपर होते हैं, चीन में कैसे पेपर होते हैं, और भाई भारत अकेला तो एंट्रेंस टेस्ट कराता नहीं है, और हर जगह एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। चीन में जो पेपर सेटर होता है उसको 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया जाता है। पेपर जिस दिन से उसको उसकी नियुक्ति होती है कि आप पेपर सेट की टीम में हैं, और जब तक पेपर का रिजल्ट नहीं आता तब तो वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता है ना। अगर भारत में ऐसा कर देंगे तो वो अलग ह्यूमन राइट्स के लोग आ जाएंगे, अरे आपने बेचारे को बंद कर दिया। और उसके बाद आर्मी पूरा पेपर हैंडल करती है, उसके बाद आर्मी से जाता है। अब भारत में इस बार वायुसेना के विमान यूज करने लग गए तो लोगों ने उसी में छाती पीटनी शुरू कर दी, अरे अब तो देखो आर्मी को ही पेपर देना पड़ा, अब तो एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। लेकिन इसका सोल्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी शांतनु साहब स्टार्ट, आर्मी का काम नहीं है, वी हैव ये आर्मी का चाइना से लेकर कोरिया से लेकर जापान से आर्मी ही पेपर को ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ, आर्मी भी, लेकिन मेरे हिसाब से आर्मी सोल्यूशन नहीं है, केवल सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन यूज हो भी गया है। कैसे हो गया है? 3 बड़े एग्जाम पिछले कई सालों से कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं। कौन कौन से? आईआईटी जेई 2019 से कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। 12 लाख लोग 2 बार, आपको पता है आईआईटी 2 बार होता है, जो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका बेस्ट ऑफ 2 का लिया जाता है, जो और एग्जामों में भी आगे होगा ना। पहली बार देखिए, ये प्रॉब्लम तो सालों से एग्जिस्ट कर रही थी, कोई आज की, मतलब कल्याण सिंह को आज से 40 साल पहले चीटिंग के खिलाफ कानून बनाना पड़ा।
सलमान खान जब पढ़ते तो पेपर लीक हो जाता था, है ना? सलमान खान पढ़ते होंगे मतलब आज से 40 साल, आप 60 साल के हो रखे हैं। आज से वो 40-45 साल पहले पढ़ते होंगे, ठीक है? यानी चीटिंग तो भारत में, लेकिन पहली बार सॉल्यूशन कौन लेके आया? सीजेपी वाले लेके आए क्या? अखिलेश यादव लेके आए क्या? राहुल गांधी लेके आए क्या? प्रियंका गांधी ने जब अशोक गहलोत के साथ बात करी कि अरे 17 पेपर लीक हो, वो सॉल्यूशन लेके आएगा? सोचा भी क्या उन्होंने सॉल्यूशन? चाहे प्रोसेस सॉल्यूशन ही हो, मतलब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की बात नहीं, प्रोसेस की भाई ऐसा-ऐसा करेंगे तो लीक होने की प्रोबेबिलिटी, किसी ने कोई व्हाइट पेपर कुछ नहीं जारी करा। पहली बार जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे होना चाहिए? तो पता लगा कि सीबीटी एक अकेला तरीका है। सीबीटी में क्या है, पूरा पेपर ट्रांसफर करना पड़ेगा, इतने सेंटर्स हैं क्या? तो धीरे-धीरे करके सेंटर डेवलप हुए। इस समय आपको जानकर खुशी होगी 8 लाख सीटें हैं भारत में। जो पिछले 8 लाख लोग एक साथ टेस्ट देते हैं, और क्योंकि ये पेपर टर्न में भी हो जाते हैं, तो 12 से 14 लाख लोग आईटी जेईई दे रहे हैं। सीयूईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट है वो ऑनलाइन हो रहा है पिछले 2 साल से। यूजीसी नेट जो पीएचडी में एडमिशंस के लिए होता है, जो जेआरएफ के लिए होता है, वो ऑनलाइन हो रहा है। अब आप कहेंगे फिर नीट क्यों नहीं हो रहा भाई? तो जब नीट की बात आई तो लगा उतनी सीटें डेवलप करने में हमें हमें अभी एक से 1.5 साल और लगेगा। और वो अभी टीसीएस से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी एक कंपनी है, वो सारी कम से कम 6 से 7 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया है कि किस तरह से कंप्यूटर होंगे। उन्हें डम मशीन्स बोलते हैं। डम मशीन मतलब वो इंटरनेट से ना कनेक्टेड हो, इसमें आप कुछ उस पेपर को छोड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपकी स्क्रीन स्क्रीन भी नहीं चेंज कर सकते आप उसकी ना, जो स्क्रीन है वो स्क्रीन लॉक रहती है, आप केवल ऑप्शन करके नेक्स्ट दबा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, इससे कई 3 बड़े पेपर दिया चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग एग्जाम को लिख चुके हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बैंक, ये तो मैं आपको एंट्रेंस के बता रहा हूँ, बैंक पीओ कम से कम 1 करोड़ लोग देते हैं अलग-अलग बैंक के मिला के, वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं पिछले कई सालों से। रेलवे भर्ती बोर्ड केवल ऑनलाइन हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बस उसको नीट में आने की देर है। पहली सरकार है जिसने उसके बारे में सोचा। नहीं शांतनु, ये बहुत जरूरी था जो आपने बात कवर की कि रिफॉर्म क्या हो रहा है फॉर जेन्युइन स्टूडेंट्स। अब मैं आना चाहूंगा पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे, जो अगले हफ्ते, महीने, 6 महीने क्या होना है। हमने भारत में देखा हुआ है कि आंदोलन अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, अलग अलग तरह हैंडल होते हैं। दिल्ली के आंदोलन सबने देखा है क्या हो रहा है। अब मैं यूपी की 1-2 वीडियो चलाना चाहता हूं, जब प्रोटेस्टर्स गए तो पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि अब टारगेट जैसे हमने शुरू की बात, अखिलेश यादव का सिंपल है, चंद्रशेखर का भी सिंपल है, और राहुल गांधी भी वहां पे अगर गठबंधन में लड़ेंगे। ऐसा है, मेरी बात सुन लो, मुकदमे लिख जाएंगे और बुद्धि सही हो जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? मुकदमे लिख जाएंगे, एकदम सही हो जाएगा दिमाग। टाइम सर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, कोई टाइम एक्सटेंड नहीं, सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। जाइए अपने घर जाइए, अपने घर जाइए। तो वहाँ पे पुलिस का बहुत क्लियर स्टैंड है, मुकदमे लिखे जाएंगे। जो मैं आपको भी बता दूं, किसी पे एक बार ही मुकदमा हो जाए तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, भैया आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, रोज हम कोर्ट में पिटीशन कर रहे होते हैं कि भैया नौकरी, आप एग्जाम क्लियर भी कर लें, स्क्रीनिंग कमेटी तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अवतार सिंह में, कि भैया कौन से ऑफेंसेस में क्या होगा, एफआईआर के ऊपर भी स्क्रीनिंग कमेटी आपको मना कर देती है। कन्विक्शन की तो बात ही छोड़िए, अक्विटल के बाद भी कई बार मना कर देती है कि आप अक्विट भी हो जाए कि नहीं, ऑफेंस ऐसा है, टेक्निकल ग्राउंड पे अक्विट हुए। सो लॉ पता होना चाहिए, एक बार एफआईआर हो जाए क्या होगा आपके ऊपर। कैंसिल कर दिया सर, अगर इसको सर अगर मेरे यहाँ आप भेज देते तो मैं इसको वो आपको मैंने फोन बताया, सर, ये मेरे यहाँ मैं अभी हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुनो मेरी बात, पढ़े लिखने वाले प्रेम से बात कर रहा हूँ, ऐसा काम मत करो, ठीक है? पढ़ने लिखने वाले लड़के हो इसलिए प्रेम से बात कर रहा हूँ, पर पढ़ने लिखने वाले शांतनु 5-10% आएंगे ना आंदोलनों में, 90% आएंगे जो इशू को हाईजैक कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने शुरू में बात बोली उसमें एक डिफरेंस है, हिंडनबर्ग वाज अ वेरी टेक्निकल थिंग, चौकीदार चोर है, उन्होंने बोफर्स रिपीट करने की कोशिश करी, पर एजुकेशन भारत में घर घर का मुद्दा है। तो मुद्दा तो वो घर घर का है। अब उस मुद्दे में अगर आप लोगों को कन्विंस कर लें कि आप जो अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सिस्टम ही अनफेयर है, तो वो मुद्दा इज नॉट द सेम एज हिंडनबर्ग और इवन रफाल और एनीथिंग एल्स। तो क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। बिल्कुल, तभी ये लोग इतने एक्साइटेड भी हैं, तभी कांग्रेस, तभी आम आदमी पार्टी, तभी अरविंद केजरीवाल की इस बार हमें ऐसा मुद्दा मिला है जिससे हम जन जन तक पहुंच सकते हैं। वो अलग बात है कि रीनीट हो चुका है, जो सच के नीट के 22 लाख बच्चे थे वो रीनीट दे चुके हैं, जो करीब 1.25 लाख सीटें हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है और वो अपने अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं। वो शांत पर वो स्टेज निकल चुकी है, वो फैक्चुअल बात कर रहे हो, फैक्चुअल पीपल नो। अब बात है परसेप्शन की, एजेंडा की, टू डील विद इट कैसे है, जिसमें मेरे अनुसार बहुत हद तक सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत चीजें वायरल हो रही हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट करना भी गलत होगा। और अब जैसे हम बात करें यूपी पहुंच रहा है, अब जब यूपी पहुंचे तो आपको क्या लग रहा है कि वहां पे क्या स्ट्रैटेजी एंड हाउ यूपी पुलिस, डू यू थिंक, हमने देखा कोविड के बाद जब ये शाहीन बाग का टाइम था, कोविड का बोल रहा हूँ, शाहीन बाग में यूपी ने बहुत इसको अच्छी तरह हैंडल किया कंपेयर टू दिल्ली में जिस तरह राइट्स हुए।
इस मूवमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि यूपी में सुगड़वाहट तो शुरू हो चुकी है, मूवमेंट तो शुरू हो चुकी है, किस तरह हैंडल होता हुआ देख रहे हैं और इसका राजनीतिक असर क्या होगा? देखिए, जो 3 बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो शाहीन बाग का हुआ सीएए के बाद, या पूरे देश में सीएए के बाद हुआ, जो किसान आंदोलन हुआ, और तीसरा ये बड़ा आंदोलन पिछले 10 साल में देखते हैं। इसमें 2 स्ट्रैटेजी दिखती हैं। दिल्ली में एक स्ट्रैटेजी हुई और लखनऊ में या स्टेट्स में एक स्ट्रैटेजी हुई। दिल्ली की स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल से टायरिंग आउट, कि भाई बैठे रहने दो, उठ जाएंगे तो कुछ को मिलेगा नहीं। उनको वो पुलिस लाठी मार रही है, वो फोटो अपॉर्चुनिटी मत दो। देखिए, जो पूरा ये वामपंथ की पूरी किट है कि पहले बैठ जाओ, इतनी अनरीजनेबल डिमांड मांगो कि डिमांड तो पूरी करी ना पाए, क्योंकि डिमांड पूरी हो जाएगी तो मैं उठना पड़ेगा मुझे। तो डिमांड मांगो, उसको हटा दो, मतलब प्राइम मिनिस्टर को हटा दो, डिफेंस मिनिस्टर को हटा दो, होम मिनिस्टर को हटा दो, एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को हटा दो। मतलब इतनी ऐसी डिमांड मांगो कि कोई उसे पूरा ना कर पाए, क्योंकि पूरा कर दूंगा तो उठना पड़ेगा। और फिर वहां पे ऐसे नारे लगाओ, ऐसी चीजें करो कि इंस्टिगेट करो पुलिस को, प्रशासन को, कि मुझ पर लाठी मारे। और जैसी लाठी मारेंगे, देखो औरत को उठा लिया, देखो इसको लाठी मार गई, देखो उसको सिर पे मार दिया। अब इसमें क्या करा, पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। किस कंट्री में आप पार्लियामेंट की तरफ करेंगे और आपको रोका नहीं जाएगा? मुझे तो नहीं पता कोई दुनिया में ऐसी यूएन के अंडर जो चार्टर में 200 कंट्री है कि आप पार्लियामेंट में कूच करें और कोई आपको रोके नहीं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं ऑडियंस को बता दूंगा। यूएस के अंदर 2021 में जब ट्रंप अपना चुनाव हारा और उसकी मांगा बेस लगा के वो गलत हारा, तो वो कैपिटॉल की तरफ मार्च करे। पुलिस ने लाइव फायरिंग करी, एक व्यक्ति की फायर बुलेट इंजरी से डेथ हुई। 3 या 4 लोगों की जो स्टैम्पीड होती है, भगदड़ होती है, उसके बाद रिलेटेड कॉजेस से डेथ हुई। 1500 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज ना की जाए, और मैं फेवर में हूँ। जिस बच्चे के पास नीट एग्जाम देने का प्रमाण है या किसी भी ढंग के एग्जाम देने का प्रमाण है पिछले साल का, मत एफआईआर कीजिए। उन्होंने गलती करी तब भी मान लीजिए बच्चे थे, पर जिसके पास कोई एग्जाम देने का प्रूफ नहीं है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, करनी चाहिए। वहां पे 1500 लोगों को अरेस्ट किया गया, क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया गया। जो यूएस का न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट आपको बताता है, थोड़ा गूगल कीजिए। यूएस डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट ने 1500 लोगों का प्लस बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, जिसे बोलते हैं ना, अच्छी तरह रगड़ा गया जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा था जब वो कैपिटल की तरफ जा रहा था, जो उनका संसद है। जस्ट फॉर कंपैरेटिव। उसके बाद एक शरण, जस्ट 1.5 साल पहले जब इन्होंने अपने अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रो पैलेस्टीन के आंदोलन करे, वो तो मोर शांति, मतलब स्लोगनरिंग थी केवल, राइट? उसमें जाके पुलिस ने बिल्कुल उनको दबोचा। सबकी जो स्टूडेंट यूएस के नहीं थे, उनको अपनी अपनी कंट्री डिपोर्ट कर दिया वापस। उनकी पीएचडी, उनकी मास्टर्स, उनकी बैचलर्स बीच में खत्म हो गई, और उनके पासपोर्ट बैन कर दिए कि यूएस कभी ना आ पाए। ये ट्रीटमेंट हुआ था एक केवल प्रो पैलेस्टीन में। और कैपिटल हिल में तो आपने बताया कि फायरिंग हुई, 1500 लोग पे प्रोसिक्यूशन हुआ, उन पे मुकदमे चले, उन पे केस चले, ठीक है। अब आप आते हैं यूपी में। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ दो टेक्निक्स है। एक है टायरिंग आउट टेक्निक, कि टायर कर दो। सीए तो मतलब थैंक्स टू कोरोना के सीए के टाइम पे कोरोना आ गया और उनको उठना ही पड़ गया एक टाइम पे। किसान आंदोलन में तो बिल्कुल एक तरह से सरकार को वापस ही लेने पड़े वो। और ये अब इस आंदोलन इस तरह का है कि जो अब थोड़ा सा वो मतलब पुश बैक हो रहा है, कि सोनम वांगचुक एक बात कह रहे हैं, आपस में भी थोड़ी सी आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस हाईजैक कर रही है, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी में, आपस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और क्योंकि जो पीएम ने कल देश से अपील करी, संसद में बात चलने की बात चल रही है, सीजेपी के लोगों से भी मिल रही है, तो थोड़ा फिजल आउट होता दिख रहा है। यूपी की जो टेक्निक है वो अलग है। यूपी में सेटल ही नहीं होने देते। योगी आदित्यनाथ की टेक्निक है, ना तो उन्होंने किसानों को सेटल होने दिया, ना उन्होंने सीए के प्रोटेस्टर को सेटल होने दिया। और जो मैं आपके अभी वीडियो देख रहा था, अभी जो आपने वीडियो दिखाया है, वो भी ऐसे था कि भाई थोड़ा 5 बजे के डेजिग्नेटेड एरिया में बैठ जाओ, उसके बाद एक्सटेंड कुछ नहीं होगा। तो ये दूसरी अप्रोच है। मेरे ख्याल से स्टेट्स में अप्रोच चल जाती है, क्योंकि दिल्ली में इतना मीडिया, इतना इंटरनेशनल मीडिया होता है। तो दिल्ली में और किसी भी कैपिटल में आपने देखा है, हर जगह एक बनी रहती है। मैं जर्मनी गया था, मैं यूएस गया था, वो दिखता है हर जगह एक लेन बनी होती है जहाँ पे प्रोटेस्टर के नारे लगे होते हैं दुनिया भर के। तो हर कंट्री की कैपिटल में प्रोटेस्ट का एक अलग माहौल होता है। लेकिन स्टेट्स में, खासकर जैसे यूपी में हमने देखा पिछले 10 साल में, किसी को सेटल ही नहीं होने दिया गया, किसी को कुछ अपनी सीमा के विरुद्ध, कि आपने दिन भर में नारे वारे लगाए, अपनी बात रखी, आपने ज्ञापन दिया, पुलिस ने, प्रशासन ने आपसे आके ज्ञापन लिया। तो वो एक टेक्निक है, और वो अभी तक यूपी के लिए एटलीस्ट वो दैट्स वर्किंग फॉर यूपी। तो मेरे ख्याल से यूपी में वही होगा। और जो एक बार अगर आपको याद हो तो किसी शायद अंजना ओम कश्यप या किसी ने पूछा था योगी आदित्यनाथ से कि टिकैत जी कह रहे हैं कि वो यूपी आएंगे, किसान आंदोलन था, तो उन्होंने कहा देखिए अगर किसान की तरह आएंगे तो स्वागत होगा, और अगर किसी बलवाई की तरह आएंगे तो वो भी फिर भी स्वागत होगा, तो दूसरे तरीके से स्वागत होगा।
तो वो मेरे ख्याल से यूपी में एक चेन ऑफ कमांड बनी हुई है उसके अराउंड, एक प्रेसिडेंस है उसके प्रोटेस्ट को लेके इम्पोर्टेंट है कि यूपी पुलिस की सड़कों पे पिटाई नहीं होगी। जो भी बहुत लोग, मैं कोर्ट में था, इतने पुलिस ऑफिसर्स आए हुए थे और लोअर स्टाफ भी जो आता है वो सब कह रहे थे भाई हम भी तो एग्जाम दे के आए हैं, हम कौन सा किसी के बेटे थे कि भैया हमें चिट्ठी दे दी और तुम जुड़ जाओ, हम भी एग्जाम दे के आए हैं, हम भी गाँव से हैं, हम भी साधारण परिवार से हैं और दोनों का इंटरेस्ट बैलेंसिंग भी है। पर लास्ट सवाल, इसका क्या आप राजनीतिक असर भी देखते हैं? क्योंकि यूपी के अंदर पहले वो राम मंदिर वाला इशू शुरू हुआ, अब ये शुरू हुआ और 2 इश्यूज के अभी 6 महीने पता नहीं कितने इश्यूज और आएंगे। क्या आप इसका राजनीतिक असर देखते हैं? किस तरह देखते हैं राजनीतिकली? देखिए, अभी तक जो 2 बड़े आंदोलन का, प्रेसिडेंट से बात करना आसान होता है और आप तो कोर्ट में है तो प्रेसिडेंट पे ही पूरा कोर्ट चलता है। तो प्रेसिडेंट से देखिए तो सीएए और किसान आंदोलन, उसका मुझे तो नहीं लगा कि उसका राजनीतिक प्रभाव हुआ, बल्कि पॉजिटिव हुआ दोनों साइड। क्योंकि पॉजिटिव, देखिए लोगों को पता है समस्याएं हैं, समस्याएं तो राम भगवान आ तो नहीं गए कि वो एकदम से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उनको लगता है कि विश्वास किस पे है, अगर समस्याएं हैं तो सॉल्व कौन करेगा। लोग देखिए चैटर बहुत सारा होता है, लेकिन जब लोग आदमी वोट देने जाता है, जब उसका बच्चा सच में एग्जाम देने जाता है, तो उन्होंने देखा है ना, जो मैं आपको अखिलेश जी के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम लीक हुआ करते थे और उनका क्या रुख होता था। वो स्टेज से बोला करते थे कि एग्जाम में चीटिंग कौन नहीं कर लेता, तो वो उनको पता है। राजस्थान में पेपर लीक हुए, कर्नाटका में हुए, तेलंगाना में, सबको पता है उनको, एक्ट कौन कर रहा है, एक्ट करता हुआ कौन दिख रहा है एटलीस्ट। तो चाहे वो सीए का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मेरे ख्याल से कोई अभी तक एडवर्स इफेक्ट भाजपा पे नहीं आया। तो मुझे लगता है, और राम मंदिर पे भी खूब बात चली, लेकिन जैसी वो ताबड़तोड़ एफआईआर हुई, अरेस्ट हुए, तहकीकात आई, पता लगा। बल्कि मैं तो राम मंदिर के मामले में कहता हूं कि अखिलेश ने अपनी पिच चेंज कर दी। अखिलेश अपनी पीडीए की, अपनी जातिवाद की, अपनी एमवाई फार्मूले की पिच छोड़ के हिंदुत्व की पिच पे चले गए। और हिंदुत्व की पिच पे उनका अपोनेंट कौन है? योगी आदित्यनाथ। मतलब हिंदुत्व की पिच पे वो सोच रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ से जीत लेंगे। जो व्यक्ति ने 22 साल में संन्यास ले लिया था, जो अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय का अध्यक्ष है, जो नाथ पंथ जो बहुत एसेटिक पंथ है, उसका जो महंत है, जो हर संडे अगर उसको छुट्टी नहीं होती है तो 2 घंटे की पूजा करने बस वो गोरखपुर मठ जाते हैं, जिनका जीवन सुबह मतलब 3:30 बजे से शुरू होकर एक कर्मठता के दिन 11:30 12:30 तक चलता रहता है। जो कुंभ में जब व्यक्तियों को बुलाता है तो 65 करोड़ लोग आ जाते हैं, जिसके समय में जो पूरे उत्तर प्रदेश का जो एक तरह से कल्चरल रिनेसां हुआ है, वो सब देख रहे हैं सामने से ना। तो लोग थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे, राम मंदिर चोरी में सब लोग परेशान हुए, लेकिन उनको पता है विश्वास किस पे है। तो उन्होंने तो पिच चेंज करके, मेरे ख्याल से अगर उनका कोई सलाहकार हो तो वो आप योगी आदित्यनाथ की पिच पे जा रहे हैं। तो हाँ, देखना होगा कि इसका राजनीतिक, क्योंकि देखिए डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी ऐसे हुआ, अरे अब तो बहुत बुरा हाल हो गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ, और उत्तर प्रदेश में जो बम्पर जीत हुई 2017 में, वो अनप्रेसिडेंटेड है। यूपी के इतिहास में 325 सीट नहीं आती थी कभी इतनी बड़ी किसी को। तो शांत भाई, मैं नहीं ये जो आपने बोला तो दिमाग में बात आई, मैं उस पर अंत करूंगा कि कितना इंटरेस्टिंग है। नोटबंदी जब हुई तब 17 का चुनाव था, खैर वो तो बीजेपी का डिसीजन था। जब किसान आंदोलन था उसके बाद टेस्ट यूपी का था, बिकॉज यूपी, चाहे हम जितना मर्जी पॉलिटिकली करेक्ट हो, सेमीफाइनल तो यूपी है क्योंकि सीटें वहां पे हैं। तो वो यूपी से पहले ही सारी बड़ी मूवमेंट्स आती हैं। सारे प्रधानमंत्री, बड़े-बड़े प्रधानमंत्री वहां पे आते हैं। नरेंद्र मोदी जब देश के पटल में आए तो उन्होंने भी अपनी सीट काशी चुनी, क्योंकि वो जिससे इफेक्ट कर पाए। तो यूपी बड़ा बैटल ग्राउंड है, संख्या बड़ी है, 403 की विधानसभा है, 80 की लोकसभा है, तो बड़ा प्रदेश है। तो ये आपने समय दिया और ये सारा यूपी के पर्सपेक्टिव में इस आंदोलन की ना जमने की और जो एजेंडाज हैं उसके बारे में बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहेंगे क्योंकि अभी तो यूपी और गर्म होने वाला है। धन्यवाद।